फ्रांस की उनकी 2 दिन की यात्रा थी, फिर 2 दिन की उनकी अमेरिका यात्रा थी, बल्कि 36 घंटे की ही थी अमेरिका की यात्रा। उसमें बहुत सारी हस्तियों से उनकी मुलाकात हुई। डोनाल्ड ट्रंप से तो वो बाद में मिले। पहले तो तुलसी गैबार्ड से उनकी मुलाकात हो गई, विवेक रामास्वामी से उनकी मुलाकात हो गई, टेस्ला के सर्वे सर्वा और आजकल ट्विटर या एक्स जो भी कह लीजिए उसके भी मालिक और जी। स्टारलिंक के दुनिया के सबसे अमीरतम जो उद्योगपति हैं एलन मस्क, उनकी तो सपरिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। उनके बच्चों तक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान दे रहे थे, उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर के गए थे। उसके बाद हमने और आपने देखा है, दर्शकों ने देखा है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई तो दोनों ही एक दूसरे को किस तरीके से सम्मान दे रहे थे। और ओवल ऑफिस में जब आधिकारिक बाइलेटरल टॉक्स के लिए वो पहुंचे तो एक औपचारिकता होती है कि वहाँ जो भी देशों की डिग्निटीज आती हैं वो रजिस्टर में कुछ अपनी टिप्पणी लिखती हैं और दस्तखत करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई पहली बार ओवल ऑफिस नहीं गए थे, इससे पहले भी 2 राष्ट्रपतियों के समय वो ओवल ऑफिस जा चुके। और ओवल ऑफिस में जो डिग्निटीज आती हैं वो रेयर होती हैं। वहां पर सबको नहीं जाने दिया जाता है या आमंत्रित नहीं किया जाता है, ये सम्मान नहीं दिया जाता है। तो हमने आपने दर्शकों ने ये देखा होगा कि जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वो कुर्सी की पुस्त पकड़ करके उसको थोड़ा सा पीछे खींचा ताकि उनके बैठने की जगह बन जाए, उनके वहां जाने की जगह बन जाए। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बैठ गए चेयर पर तो वो पीछे खड़े रहे और जब उन्होंने सिग्नेचर कर दिए और उस पर टिप्पणी कर दी तो राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से कुर्सी की पुस्त पकड़ करके उसको पीछे को खींचा ताकि मोदी जी को वहां से उठने और निकलने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ये सब चीजें हमें क्या दिखाती हैं? अमेरिका दुनिया की महान शक्ति, ऐसी शक्ति जिसके आसपास कोई नहीं है, अभी चीन भी नहीं है, उसका राष्ट्रपति जिसके पास इतनी ताकत है जितनी दुनिया के किसी देश के पास नहीं है, वो अगर भारत जैसे लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को ये सम्मान दे रहा है तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है और एक संदेश भी मिलता है। सीख तो ये मिलती है कि इतने भी ऊंचे मत हो जाओ खजूर के पेड़ के जैसे कि फल इतनी दूर लग जाएं कि आप उनको तोड़ ना सके, उनका स्वाद न ले सकें। और संदेश ये जाता है कि दुनिया के शिखर पर बैठे हुए एक पुरुष, एक राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे महान लोकतंत्र के प्रमुख यानी प्रधानमंत्री को वो सम्मान दे रहे हैं जो उस सम्मान के वास्तव में लायक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेस्चर की जब हम बात करते हैं, उनके आचार विचार की जब हम बात करते हैं, वो जो उनकी एक डिग्निटी है, उनका जो एक स्थान है, वो जो एक मर्यादित आचरण करते हैं, गरिमा का ध्यान रखते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का भी ध्यान रखते हैं। जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री चुन करके वो संसद में पहले दिन पहुंचे थे तो संसद की ड्योढ़ी पर, सीढ़ियों पर उन्होंने अपना माथा टेक दिया था और पूरा मीडिया जगत हतप्रभ था क्योंकि आजादी के बाद ऐसा किसी चुने हुए प्रधानमंत्री ने नहीं किया था जो नरेंद्र मोदी ने किया था। ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। जब अयोध्या में
22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके 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 प्राण प्रतिष्ठा समारोह में एक बच्चे की तरह वो छाती के बल लेट गए, दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। ऐसे कितने लोग करते हैं, और वो कोई पाखंड नहीं करते हैं। जो उनके मन में होता है वो श्रद्धा सबके सामने आती है, कैमरों के जरिए आती है। जो कुछ शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में हुआ अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के मंच पर, ये तो हमने देख लिया, इसलिए हमने इसका वर्णन कर दिया कि उन्होंने अपने से बुजुर्ग, और जिनको एक समय वो कह चुके कि राजनीति का एक काखागा जिसको कहते हैं, वो उन्होंने शरद पवार से सीखा। और बहुत सारे लोग मजाक में कहते हैं कि शरद पवार क्या उनके गुरु हैं। गुरु तो जो हैं वो हैं। शरद पवार को उन्होंने अपना गुरु तो कभी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। और अगर वो ऐसा मानते हैं तो जीवन में हम बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी हस्तियां आती हैं, व्यक्तित्व आते हैं, जिनके आचरण से, जिनके जीवन से, जिनके कर्म से हम बहुत कुछ सीखते हैं, भाषा के आधार पर भी और व्यवहार के आचरण के स्तर पर भी। तो ऐसे ही शरद पवार भी एक व्यक्ति रहे जिनसे उन्होंने कुछ सीखा, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। अब जो लोग दूसरे तरीके से इसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी बुद्धि उनके साथ है। पर वो ये शो भी करते हैं जब भी शरद पवार और नरेंद्र मोदी एक मंच को शेयर करते हैं। हमने पुणे में भी देखा है, हमने मुंबई में भी एक कार्यक्रम में देखा है, हमने दिल्ली में भी कल देख लिया मराठी साहित्य सम्मेलन में। और कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री ने बस इतना किया कि ये उनका बड़प्पन है, ये उनका आचरण है जो हमेशा रहता है। उनको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई पाखंड करने की जरूरत नहीं है। बस जब पवार साहब आ रहे थे, चूंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है आजकल, तो वो अपनी चेयर से खड़े हुए, उनकी चेयर की पुस्त पकड़ी ताकि उनको बैठने में, उनकी जगह बनने में कोई दिक्कत ना हो। फिर जब वो बैठ गए तो जाहिर है चल करके आ रहे थे, उनका स्वास्थ्य, उनकी उम्र, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने उनके गिलास में पानी भी डाल दिया। क्योंकि एसपीजी का कवर होता है प्रधानमंत्री का, और उनके आसपास कोई दूसरा आ नहीं सकता है, शरद पवार का कोई सहयोगी भी नहीं आ सकता है, तो प्रधानमंत्री ने खुद ही वो काम कर दिया। और दीप प्रज्वलन हो रहा था तो चीफ गेस्ट के बतौर, और चूंकि प्रधानमंत्री हैं देश के वो, तो इसलिए उन्हीं को दीप प्रज्वलित करना था। लेकिन ये उनका बड़प्पन अगेन, कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे, जो देश के रक्षा मंत्री भी रहे, जो जिनका 5 दशक का राजनीतिक जीवन भी है, ऐसे शरद पवार, भले ही आपके राजनीतिक मतभेद हैं, भले ही आप दो अलग अलग पायदान पर खड़े हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ वहां चुनाव लड़ते हैं, और भले ही अतीत में उनके भतीजे अजीत पवार अपनी पार्टी छोड़ करके, चाचा को छोड़ करके, पूरे कुनबे को छोड़ करके नरेंद्र मोदी की पार्टी में आ गए, पर प्रधानमंत्री ने उनको इशारा किया, उनका हाथ पकड़ा और साथ में दीप प्रज्वलन किया। प्रधानमंत्री ने भी अपना हाथ लगाया और शरद पवार को ये सम्मान दिया। देखिए, बात ऐसी है मनविंदर जी के, जैसा मैंने कहा है कि किसी के आचरण से, किसी के व्यवहार से, किसी के कर्म से, मर्यादा से, गरिमा से, कुल मिलाकर के जीवन से अगर आप कुछ सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। किसी को लेक्चर दे करके, किसी को बैठा करके हम ये समझें कि हम उसको समझा देंगे और वो समझ लेगा और फिर ठीक से आचरण करने लगेगा, ये होता नहीं है। एक बार मुझे याद है, मैं हरिभूमि में करीब 16-17 साल संपादक रहा, और उस उद्योग समूह के चेयरमैन रहे, अब इस दुनिया में नहीं है, चौधरी मित्र सेन जी।
वो बड़ा प्यार करते थे, कई बार मुझे बुला लेते थे, बैठ कर के बातें करते थे। एक बार शायद उनकी 60वीं जन्मदिन था या नहीं 75 75th वाला था और हम लोगों को एक उनका अभिनंदन ग्रंथ तैयार करना था। तो मैंने उनसे कहा कि आपका एक इंटरव्यू चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो जीवन में कभी किसी को इंटरव्यू दिया नहीं जी। और मैं इस तरह की लालसा में पड़ता नहीं। तो मैंने कहा नहीं आपको करना है क्योंकि आपका एक पुस्तिका प्रकाशित हो रही है तो आपका उसमें विचार जाएगा। तो मैं अपना टेप रिकॉर्डर लेकर के पहुंच गया और मैंने उनसे इंटरव्यू शुरू किया। वो तैयार हो गए। मैंने उनसे पूछा कि आपके 6 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, दामाद हैं, उनके बच्चे हैं, सब एक हरा भरा परिवार है, नाते रिश्तेदार हैं। आप एक सफल उद्यमी रहे हैं, उद्योगपति रहे हैं और आपने ये सब कोई शॉर्टकट्स अपनाए बिना इतना अर्जित किया है कि 20,000 करोड़ सालाना का टर्नओवर है। अलग अलग राज्यों में आपकी इंडस्ट्री है। तो आप अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को, पोतियों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे? उनका बड़ा नपा तुला छोटा सा जवाब था। उन्होंने कहा कि वो मेरे पूरे जीवन से, मेरे आचरण से, मेरे कर्म से कुछ शिक्षा लेना चाहें तो ले लें। मैं कभी किसी को कोई शिक्षा देने का हामी नहीं हूं, उसका समर्थन नहीं करता हूं कि बैठ करके किसी को आप लेक्चर दो या बताओ कि आपको कैसे जीवन जीना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कुल मिलाकर के जीवन है, उनकी जो जीवन यात्रा है, उनकी जो संघर्ष यात्रा है और गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, अब लगभग 10.5 साल से देश का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं। उनका जो ये 24 साल का एक निष्प्रह जीवन है, जो एक समर्पित भाव से वो राष्ट्र की, समाज की सेवा कर रहे हैं और इस बीच उन पर कोई रत्ती भर भी किसी तरह का दाग नहीं है, किसी को फेवर करने का कोई आरोप नहीं है, अपने परिवार के लिए कुछ करने का किसी तरह का कोई कलंक नहीं है। तो उनके जीवन से अगर कोई सीख सकता है, वो चाहे केजरीवाल है, अखिलेश है, राहुल गांधी है, XYZ कोई भी है, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता। कुछ सीखना चाहें तो सीख लें और नहीं सीखना चाहें तो उस दशा को प्राप्त रहें जिसको वो हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अभी अभी दिल्ली की जनता ने धक्के मार करके बाहर निकाले हैं। अखिलेश यादव कहाँ है वो दुनिया जानती है। राहुल गांधी की क्या दशा दुर्दशा है वो उनकी पार्टी भी जानती है और देश के नेता भी जानते हैं और अब तो दुनिया भी जान चुकी है। तो वो अगर वैसा सम्मान देने को तैयार हैं दूसरों को, जैसा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री को दिया या हमारे प्रधानमंत्री ने शरद पवार को दिया या दूसरों को भी देते हैं, उनके रेजिडेंस पर जो मिलने जाते हैं वो चाहे फिल्मी दुनिया से है या गैर फिल्मी दुनिया से हैं, अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, म्यूजिशियन हैं या कोई भी है, या पंजाब से कोई डेलीगेशन आता है तो भी। पहले ये होता था कि पंजाब से कोई डेलीगेशन आया है, खास तौर से सिखों का आया है, तो बाहर एसपी जी वही काउंटर पर जो उनके कृपाण और दूसरी चीजें होती थी वो रख लेती थी कि अंदर इनकी परमिशन नहीं है। अभी पिछले दिनों एक डेलीगेशन गया था, प्रधानमंत्री के स्टैंडिंग ऑर्डर थे एसपी जी को सबको उनके जो 5 पहचान के चिन्ह होते हैं उनके साथ ही अंदर आने दिया जाए। ये जो आचरण है, इस आचरण को वो जीते हैं, दिखाते नहीं हैं, दिखावा नहीं करते। तो इससे अगर कोई कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, क्योंकि उनके जैसा बन नहीं सकते हैं। और दिलों दिलों में कोई किसी के गहराई तक तब बैठता है जब लोगों को लगता है कि यार ये इतने सबसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ आदमी है और वो किस तरीके से झुक करके प्रणाम करता है, सबका अभिनंदन करता है, सबको सम्मान देता है।
बच्चों के बीच जाता है तो बच्चों के साथ बिल्कुल ऐसे घुल मिल जाता है जैसे घर का कोई बड़ा बुजुर्ग हो। जी। और युवाओं से बात करता है तो युवाओं की जो डिजायर हैं, जो ज़रूरतें हैं, आज के दौर की जो उनके लिए जिनको फैसिलिटेट करना ज़रूरी है, वो उन विषयों पर बात करते हैं, वो उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं। फिर उनको साथ लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। उनकी ज़रूरतों के मुताबिक प्रोग्राम और योजनाएँ और कानून बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। बुजुर्गों की वो चिंता करते हैं, सामाजिक कल्याण की जितनी योजनाएँ हैं, महिलाओं की वो चिंता करते हैं। जो आधी आबादी है उसको हमारी फ़ोर्सेज़ में, वो चाहे अर्धसैनिक बल हों, चाहे सैनिक सेना हो, और सेना में भी तीनों अंग, नौसेना हो, आपकी आर्मी हो या वायुसेना हो, वहाँ जो सम्मान उनको नहीं मिला था, वो सम्मान उन्होंने दिया है। आज जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो ये बड़ा सुखद आश्चर्य होता है कि हर तीसरी फ्लाइट में पायलट जो है वो महिला होती है, जी। या तो सहायक के रूप में या मेन पायलट कैप्टन होती है। और इसी तरीके से सेना में पहले लड़ाकू विमानों में उनको इजाज़त नहीं थी। उनको फ्रंट जो सरहद है वहाँ पर युद्ध में शामिल होने की या मोर्चा लगाने की या जो बड़े ऑपरेशन होते थे उनमें उनको उस तरीके से इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब हर जगह उनको एक प्रमुखता दी जा रही है। हमने देखा था जब बराक ओबामा यहाँ अ, हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि थे, उस परेड में हर जितनी भी झांकियाँ निकली थी या जितनी भी कमांड करने वाली शख्सियतें थी, वो सब लेडीज़ थी। और राष्ट्रपति भवन में भी जब कोई डिग्निटी आती है, तो कई बार हम देखते हैं कि जो कमांड करने वाली, जो गार्ड ऑफ ऑनर देने वाली टुकड़ी है, उसका नेतृत्व महिला कर रही है। अभी दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, इससे पहले राजस्थान में उप मुख्यमंत्री, उड़ीसा में उप मुख्यमंत्री उन्होंने बनाई। उन्होंने 33% रिजर्वेशन महिलाओं को संसद में और विधानमंडलों में दिया है, जो 2029 के चुनाव में लागू हो जाएगा। कहने का आशय ये है कि वो जो एक प्रॉपर रिगार्ड जिसका है और इस देश में जिसने जन्म लिया है, वो अगर प्रधानमंत्री की नज़र में सब इक्वल हैं, किसी ने दलित के घर में लिया है, पिछड़े अति पिछड़े के घर में लिया है, आदिवासी के घर में लिया है, सबका वो सम्मान करके चल रहे हैं, सबको हिस्सेदारी देने की कोशिश कर रहे हैं। एक ज़माना था जब भारतीय जनता पार्टी को बनिए ब्राह्मणों की पार्टी या शहर आधारित पार्टी बताया जाता था। आज ऐसा कोई तबका नहीं है, ऐसा कोई समुदाय वर्ग नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व बीजेपी में ना हो और बीजेपी को जिसने अंगीकार ना किया हो। जब प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल खत्म हुआ था तो पहला राष्ट्रपति चुनने की बारी आई थी। पहला राष्ट्रपति तो अटल जी ने चुना था, डॉक्टर कलाम को, लेकिन दूसरा राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनने का अवसर मिला तो उन्नाव से आने वाले दलित रामनाथ कोविंद साहब को ये सम्मान दिया गया। और जब तीसरा राष्ट्रपति चुनने की बारी आई 2022 में, तो एक आदिवासी, एक वनवासी, एक बेहद हम्बल द्रौपदी मुर्मू को वो लेकर के आए, जो राज्यपाल भी रह चुकी थी। तो उनकी सोच ये है कि इस देश में जिन जिन के साथ भी अन्याय हुआ है, अनजस्टिस हुआ है, या जो विकास की दौड़ में मुख्य धारा से कहीं अलग थलग रह गए हैं, उनको सम्मान दिया जाए, उनको लेकर के आया जाए। अब कौन कल्पना कर सकता था कि 10 साल के पीरियड में 25 करोड़ जनता को गरीबी की रेखा से बाहर निकाल लिया जाएगा। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन करके दिखाना, जी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर, हर मोर्चे पर उन्होंने काम करके दिखाया है। जब इन्होंने टेक ओवर किया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो भारत जो है वो 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी दुनिया की, 11th, वो अब 5th पर है और अगले 2-2.5 साल में ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रही है। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, पूरी दुनिया
भारत का सम्मान कर रही है। किसने ये कल्पना की थी? ये तो हमने सुना था कि भाई कोई राष्ट्र प्रमुख आपके देश में आ रहा है तो उस देश का सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हवाई अड्डे पर उसको रिसीव करने जा रहा है, विशेष सम्मान देने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ रहा है। जैसे अभी कतर के अमीर का स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन सी ऑफ करने के लिए भी कोई पहुंच जाए, जैसा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने किया, वैसा तो हमने कभी नहीं देखा। पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर जब ये वहां पहुंचे तो उनके पैर छू करके मोदी जी के वो आशीर्वाद ले रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको बॉस बता रहे थे। तो कहने का आशय ये है कि ये जो चीजें हैं ये उनके लिए तो ठीक है जो जिनके संस्कार जरा ठीक हैं, जिनको सामाजिक, जी जी। पारिवारिक और राजनीतिक संस्कार ठीक मिले हैं, जो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए हैं, जो पैराशूट से टपका दिए गए नीचे, और जिनको बैठे बिठाए हाई कमांड की पदवी दे दी गई, बैठे बिठाए, क्योंकि ये इस परिवार से हैं तो ये हाई कमांड बन गए रातों रात। तो ऐसे लोगों के दिमाग खराब होते ही हैं और गलतफहमियां हो ही जाती हैं, और जनता सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। कई बार आप टोंटी भी चुरा के ले जाएं तो भी बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अहंकार बर्दाश्त नहीं करती है।